हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 43 जो कि साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट है वो कर रहे हैं। वर्कशीट आपको मंडे को मिलेगी। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है वो आप सबको पता है। अपना नाम, सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डाल देना, अपना नाम ज़रूर लिखना, बस वर्कशीट स्टार्ट है और डेट डाल देना। ठीक है, चलिए। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर का नाम है। ये न्यू चैप्टर है, कार्बन के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है। तो है क्या चैप्टर के अंदर? सबसे पहले हमारे आसपास की अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो या तो तत्व के रूप में हमें दिख रहे हैं, मिश्रण के रूप में दिख रहे हैं, या यौगिक के रूप में दिख रहे हैं। अब ये तत्व, मिश्रण और यौगिक इस रूप में कैसे दिखते हैं वो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से आप देखना एक बार। ये आपका है तत्व, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है तत्व। पहला एलिमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है ये है आपका प्योर तत्व। तत्व में ध्यान से देखा अगर हमने, इसके परमाणु या इसके अणु जो है सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे, कोई शेप अंतर नहीं है, कोई रंग में अंतर नहीं है। बात आती है कंपाउंड, कंपाउंड जिसको हम कहते हैं यौगिक। अगर हम यौगिक का देखते हैं तब क्या देखा हमने, इसके अंदर है एक जैसे, लेकिन ये जो अणु है ये दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। दिख रहा है आपको? अच्छा, अब आती है मिक्सचर्स की या मिश्रणस की। इसके अंदर देखो अलग अलग यौगिक हैं, ये यौगिक हैं जो अलग एक जैसे हैं। ये देखो यहाँ पर ये तत्व हैं, मतलब मिश्रण जो है वो तत्व और यौगिक के को मिलाने से बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इसका मतलब तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे कि सोडियम एक तत्व है, सोना एक तत्व है, मैग्नीशियम एक तत्व है। सोना इसीलिए कहते हैं प्योर है क्योंकि उसमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। आपको पता है अभी तक 118 तत्व हमें पता है, 118, जिसमें से 98 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से में पाए जाते हैं। बच गए 20। 20 जो तत्व हैं बेटा वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए गए हैं। चलिए, अब एक ये 118 हमें याद करने के आसान है। 118 याद हो जाएंगे सबके नाम सीक्वेंस में, बिल्कुल कौन सा पहले नंबर पे बोलना है, कौन सा दूसरे नंबर पर। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। स्कूल में देखो, आप स्कूल में ही अगर उदाहरण देखें, अगर अपनी क्लास के बच्चों को ऐसे ही नाम याद करने हो कितने मुश्किल है। अगर रोल नंबर वाइज नाम याद करने हो तो याद हो जाते हैं ना। या बहुत सारे बच्चे होते हैं तो क्या किया जाता है, चलो 10th क्लास में डाल दिया, उनको 10th क्लास से याद कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्लास के बच्चों के भी नाम हमें, जब हमें उनके रोल नंबर याद हो जाते हैं तब याद हो जाते हैं नाम, है ना। तो ऐसे ही वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी इन 118 तत्वों को के लिए, मतलब उनको क्लास में रखना, इनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी कि इनको अलग अलग करके रखा जाए जिससे कि इनके बारे में याद हो जाए। अभी हमने रिएक्शंस देखी थी, है ना, जब हमने अम्ल और क्षारक की रिएक्शंस देखी थी तो हमें उनके गुण पता थी, तो हमने आराम से उनके कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उनके बीच में वो पढ़ लिया था, जल के साथ रिएक्शन कैसी होती है। तो 118 तत्वों को हमें वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ी, इनको याद करने के लिए। सबसे पहले इनको देखो, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, एक व्यवस्थित ढंग बन जाए उनका कि उनको याद करना आसान हो। जैसे हमने वो बनाया था केदारनाथ का माली, आलू ज़रा फीके पकाते, कितनी आराम से हमें वो याद हो गया था, है ना। तो और दूसरा, उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, तो दो कारणों से हमने वर्गीकरण किया तत्वों का। पहला, उनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए। दूसरा, उनको आसानी से उनका अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अध्ययन को आसान बनाने के लिए। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, जब उनको अलग अलग करने की बात आई, तो सबसे पहले तो उनको धातु और अधातु में अलग किया और ये कहा कि हमने वर्गीकरण कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे तत्वों के गुणों के बारे में पता लगता गया, उनके रासायनिक गुण, कि वो हाइड्रोजन गैस देंगे जब जल में डालेंगे धातु को, तो वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास नए नए ढंग से करना शुरू हो गया। अब धातु और धातु नहीं, अब क्या किया, एक आए व्यक्ति थे बेटा विशेषज्ञ जो कि थे डॉबे राइनर।
डॉबी राइनर ने 1817 में एक जर्मन विशेषज्ञ थे जिन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया सबसे पहले, ठीक है। और उन्होंने त्रिक निकाला बेटा। त्रिक मतलब यहाँ त्रिक दिख रहा होगा, डॉबेनियर का त्रिक। त्रिक मतलब उन्होंने कोशिश की 3-3 का सेट बना दूं, ठीक। और 3-3 का सेट बनाने में किस ढंग से उन्होंने सेट बनाया, ऐसे बनाया, मान लो मेरे पास एक तत्व ये है ए, बी और सी। तो उन्होंने कहा जो ये बी तत्व है ना मेरे पास बीच वाला, इसका जो परमाणु भार होगा या परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो कैसे निकालूं, अगर मैं ए और बी सी के जमा कर दूं और बटे में कर दूं 2, मतलब औसत मान निकाल दूं, तो ये आ जाएगा बी का मान। आ रही है बात समझ? तो उन्होंने ये त्रिक निकाल के दिखाए, और जो त्रिक बनाया था बेटा उन्होंने ज़्यादा एलिमेंट्स के वो बना नहीं पाए, ज़्यादा तत्वों के, तो उन्होंने ये त्रिक 3 त्रिक बनाए थे बेटा। दिखाई दे रहा है सबको? 3 त्रिक उन्होंने बनाए, 1 2 3। तो पहला त्रिक जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का है, दिखाई दे रहा है, जिसमें लिथियम का भार अगर 6.9 है, किसका है ये? लिथियम का। और पोटेशियम का भार 39 है, तो दोनों को प्लस किया, ऊपर वाला और नीचे वाले को, कितना आंसर आ गया बेटा? आंसर बताइए 45.9। इसको कर दो अब 2 से डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा? 2 पे गया, अगेन 2 पे गया, 0.95, ये आंसर आ गया 22.95 इसका औसत मान पहले का और तीसरे का जमा करके। तो उन्होंने देखा ये बीच वाले के बराबर आ गया। अब ये बीच वाला कितना था बेटा? बीच वाला था आपका नंबर 2 पर था सोडियम, जिसका मान था 23। इसका परमाणु का भार है 23 या परमाणु द्रव्यमान है 23, और हमने जो निकाला दोनों को सम करके वो आया था 22.95, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। इक्वल पूरा नहीं है इसलिए मैंने सीधी लाइन नहीं लगाई, मैंने कहा ऑलमोस्ट इक्वल है। किसके इक्वल आ गया? 23 के। तो ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो वो सारे 118 एलिमेंट्स को रख ही नहीं पाए, 118 तत्वों को नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने ये 3 ही ट्रिक निकाले थे, ठीक। वो ज़्यादा तत्वों को इनमें निकाल ही नहीं पाए, ठीक। डॉबेनियर ये उसकी सीमाएं रह गई, इसका मतलब ये उसकी कमियां रह गई। इसीलिए आज हम सिर्फ उनका नाम और उनके द्वारा दिया गया कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। डॉबेनियर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसीलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो रही। अब ये पद्धति नहीं सफल हुई तो क्या हुआ? दूसरा कोई और ऐसा वैज्ञानिक जो इसके ऊपर दोबारा सोचेगा कि हाँ मैं करके देखता हूँ। अब आए एक न्यूलैंड्स। अब न्यूलैंड्स जब आए तो उन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता गया। उन्होंने जो बनाई टेबल वो किस ढंग से बनाई थी? उन्होंने कहा प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। 8वें तत्व के मतलब उन्होंने 7 लाइनें लगाई, सा रे गा मा पा धा नी, ये हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो उन्होंने कहा कि जो ये पहला है और जो फिर 8वां नंबर पे आएगा, ठीक, उन दोनों के गुण एक जैसे हैं, पहले और 8वें, मतलब 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान दिख रहे थे। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की गई तथा इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत इसका नाम रखा गया। तो न्यूलैंड्स ने दिया अष्टक का सिद्धांत, डॉबे राइनर ने दिया था त्रिक। अब न्यूलैंड्स आए तो उन्होंने 8-8 के सेट बनाए, मतलब 7 का एक सेट बनाया और 8वां का बिल्कुल सेम है पहले वाले जैसा, तो इसीलिए उन्होंने दिया अष्टक का सिद्धांत। अब अष्टक के सिद्धांत में क्या लिया उन्होंने? जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पहला पढ़ रही हूँ मैं, और फिर आया फ्लोरीन।
हाइड्रोजन भी गैस, फ्लोरीन भी गैस, क्लोरीन भी गैस, नियॉन भी गैस और ब्रोमीन भी गैस। लाइन में आ गई ना ये सारी गैस। और यहाँ पर ये सारी धातु आ गई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रुबिडियम। लेकिन इसकी रही, इसकी भी कुछ सीमाएं। देखो इसने कितने तत्व, इसने सारे तत्व तो लिखे ही नहीं, बहुत सारी जगह भी छोड़ दी इसने, खाली डैश डैश लगा दिए, मतलब इसकी भी कुछ कमियां रही। वो कमियां क्या है ये देख लो। यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू होता था, मतलब नंबर 20 तक। तत्व कितने हैं? 118। और उन्होंने जब वर्गीकृत किया तो सिर्फ 20 नंबर तक ही आ पाए, मतलब वो कैल्शियम धातु तक ही आ पाए। नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे। जो नए नए तत्व आ रहे थे वो मिल ही नहीं रहे थे। एक बार में थोड़ी 118 तत्व खोजे गए, नहीं बेटा। जब जैसे 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 विकास शुरू हुआ, जैसे अगर हम मानव की बात करते हैं तो हम आदि मानव से अगर शुरू करें तो धीरे धीरे लोहे का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ ना, एक एक करके। मतलब लोहा पहले खोजा गया, सोना चांदी तो बाद में खोजा गया होगा। इसका मतलब धीरे धीरे हमारे पास तत्वों की संख्या बढ़ती गई। तो 20 तक तो ये चल रहा था। 20 के बाद जब नए तत्व आए तो उन्हें इस टेबल में जगह नहीं दे पाए, वो मेल ही नहीं खा रहे थे इस सारणी से। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। ऐसे भी हुआ, जैसे यहाँ सीजियम और यहाँ सीई और एल लिखा है बच्चों, ये एक ही बॉक्स में आ गए। कोबाल्ट और नियोन एक ही बॉक्स में आ गए, है ना। तो इसका मतलब एक जैसे तत्व, समान गुणधर्म भी नहीं था, फिर भी एक ही बॉक्स में रखा गया। तो ये इनकी सीमाएं रहीं। समझ आया? वर्कशीट आसान थी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी? तो वही दो रीजन हम लिख देंगे। एक तो इनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तत्वों को, दूसरा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉर्बिनियर के त्रिक दर्शाते हों। तो अभी अभी जो किया था यही वाला उदाहरण सबसे ज़्यादा चलता है, इसी को याद कर लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, ये तीनों जो है ये किसको, डॉर्बेराइनर के त्रिक को अच्छे से दर्शाते हैं। न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति में विभक्त किया। सत्य या असत्य? बिल्कुल सत्य, अभी हमने देखा 8 में किया उन्होंने डिवाइड, तो ये आ गया सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखी हैं। तो कोई भी 2 सीमा आप लिख सकते हो। सबसे पहला यही लिख दो, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही अप्लाई हो रहा था। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खा रहे थे। चलिए नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डॉर्बेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? चलो अब ये हम करके देखेंगे भाई, हमें ये पता है कैसे करेंगे। सोडियम, पहला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। सोडियम और सिलिकॉन, और यहाँ पर है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब इनके समान गुण तो नहीं है। अब त्रिक निकाल के देख लें क्या? समान गुण नहीं है, फिर भी हम त्रिक की तो कोशिश कर लेते हैं। सोडियम का आ गया 23 नंबर, जबकि क्लोरीन का दिया हुआ है कितना, 35 नंबर, ठीक है। और सिलिकॉन का आना चाहिए 28। तो सोडियम का है 23, क्लोरीन का है 35, जमा करो कितना आ जाएगा भाई। सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन लिखा है, तो पहले वाला और तीसरे वाले को जमा करते हैं। इन दोनों के भार को जमा किया तो हमारे पास आ गया 58। जब हमने 58 को इसी के नीचे करते जाना, यहाँ पे लिख देना सोडियम का द्रव्यमान, ऐसे यहाँ लिखना क्लोरीन का द्रव्यमान, फिर दोनों को जमा करके दिखा देना। उसके बाद लिखना, इतना हो गया आपका। उसके बाद इसमें लिखना औसत,
औसत, औसत मतलब 58 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ गया बेटा? 29। ठीक, और सिलिकॉन का है 28। मतलब लगभग हो जाएगा लेकिन सही पूरा नहीं आया। ठीक, तो इसका मतलब ये पहले वाला तो उसके तरीक को नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग हैं। तो पहले वाले में लिखोगे, फर्स्ट में पूरा वो करके दिखाओगे। उसके बाद 28 नंबर आना चाहिए था, हमारा आ रहा था 29। तो परमाणु द्रव्यमान तो लगभग बराबर आ रहा है, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म तीनों ही तत्वों के बिल्कुल अलग हैं। अगला देखो, अगला है आपका, इसके अंदर हमने क्या देखा, ये देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। एक तो ये तीनों धातु हैं, मतलब इन सब के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे, बढ़ते हुए क्रम में होंगे। दूसरा हम निकाल के देख लेते हैं, बेरिलियम का है 9 और कैल्शियम का है 40 आई थिंक, फिर भी देख लेते हैं। हाँ बेटा 40 है, मैग्नीशियम का 24 है। तो 9 किसका लिखोगे? बेरिलियम का द्रव्यमान। ऐसे ही नीचे लिखोगे फिर कैल्शियम का द्रव्यमान। ठीक है ना, ये कितना आ रहा है? 40। तो आंसर आ गया 49। औसत निकालो फिर, औसत बराबर 49/2, आंसर आ गया 24.5। ठीक, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है, जो कि लगभग बराबर है 24.5 के। ठीक है, यहाँ लिखोगे लगभग बराबर है 24.5 के। इसका मतलब ये डॉर्बिनियर का ट्रिक दर्शाता है, क्योंकि इसमें सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, या खाली गुणधर्म भी लिख सकते हो, रासायनिक गुणधर्म नहीं तो इन तत्वों के गुणधर्म आपस में मिलते हैं और वो बढ़ते क्रम में है। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा? दूसरा आंसर आएगा, लेकिन वो कह रहा है सत्यापित करना है, इसीलिए हमने पूरा सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, वर्कशीट के अंदर नीचे भी दिया हुआ है बेटा, अभी भी क्या हुआ है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस अभी भी है। इसीलिए क्या करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों को वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और वर्कशीट को हमेशा पूरा देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।